हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इश्तियाक हुसैन श्री राम कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की शुरुआत करते एक छोटी सी कहानी से। एक बार दो लकड़हारे थे, दोनों ही लकड़ियां काटने का काम करते थे। एक लकड़हारा जो था ना, वो महीने भर तक लकड़ियां काटता, उनको बेचता और उसको पैसा कितना मिलता, उसको 10,000 रुपये महीना। मतलब महीने भर में वो जितनी लकड़ियां काटता उससे वो 10,000 रुपये कमाता। दूसरा लकड़हारा जो था वो सिर्फ 15 दिन लकड़ियां काटता और 15 दिन लकड़ियां काटता, लेकिन उसकी जो इनकम थी महीने की वो 50,000 रुपये थी। तो एक दिन 10,000 वाला सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है कि मैं महीने भर लकड़ियां काटता हूँ, मुझे सिर्फ 10,000 मिलते हैं, और ये 15 दिन लकड़ियां काटता है और इसको पूरे 50,000 मिलते हैं। तो उसे रहा नहीं गया, आखिरकार वो दूसरे लकड़हारे के पास गया तो पूछा, भाई आखिर क्या वजह है कि मैं महीने भर लकड़ियां काट के सिर्फ 10,000 कमा सकता हूं और तू 15 दिन लकड़ियां काट करके 50,000 कमाता है। तो उस दूसरे वाले ने समझाया कि मैं 15 दिन लकड़ियां काटता हूं और बचे हुए जो 15 दिन है, उन 15 दिनों में जब तू लकड़ियां काट रहा होता है उस वक्त मैं अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता हूं। 15 दिनों तक धार लगाता हूं और 15 दिन फिर इतनी लकड़ियां काटता हूं जितनी तू महीने भर में भी नहीं काट सकता। तो इससे क्या सीखने को मिला? सीखने को यह मिला कि जो कुल्हाड़ी को धार लगाएगा वही आगे बढ़ेगा। यानी आपका अभी जो वक्त चल रहा है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वक्त चल रहा है ये आपके धार लगाने का वक्त है। आप जितना हो सकते हैं धार लगाइए, जो धार लगाएगा रिजल्ट भी उसी को मिलेगा। एफर्ट देने पड़ेंगे। आपको लगता है कि आप एक बार पढ़ लिए चीज को और वो आपको सदा के लिए याद हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको बार बार चीजों को रिपीट करना पड़ेगा और यही आपका धार लगाना। जितनी आप धार लगाओगे आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके दोस्तों, हमने कल की क्लास में मोशन, गति के बारे में पढ़ा था और आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। अगले पार्ट में हम उसके अगले हिस्से में गति को और अच्छे से समझते हैं। गति, तो गति के बारे में आप कल तक क्या जान चुके थे? गति किस तरह से होती है, घूर्णन गति क्या होती है, स्थानांतरित गति क्या होती है, फिर घूर्णन और स्थानांतरित गति में हमने अंतर भी सीखा था। आज अपन आगे बात करते हैं पथ के समीकरण की। पथ का समीकरण क्या होता है? बहुत ही इजी चीज है। वस्तु के निर्देशांकों में संबंध को पथ का समीकरण कहते हैं तथा इसके आधार पर हम गति की प्रकृति का निर्धारण कर सकते हैं। वस्तु के निर्देशांक क्या होते हैं? जैसे कल मैंने बताया था ना, हम कल्पना करते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इस तरह से। तो ये जो वस्तु के निर्देशांक ये समय के साथ बदलते रहते हैं और ये निर्देशांक देकर आपसे गति की प्रकृति पूछ सकता है। जैसे इस निर्देशांकों के पथ के समीकरण बनते हैं। 3 तरह के समीकरण होते हैं, हालांकि बहुत से तरह के होते हैं, हमारे जो आ सकते हैं एग्जाम में वो 3 तरह के। जैसे एक मैंने दे रखा है y बराबर mx प्लस c। अगर आपको कोई ऐसा समीकरण मिलता है जो इस तरह इससे मैच होता है तो वो जो वस्तु की गति होगी वो सरल रेखीय गति होगी। कैसी गति होगी? सरल रेखीय। एक इस तरह से भी आपको समीकरण मिल सकता है, y बराबर ax स्क्वायर या y बराबर ax स्क्वायर प्लस माइनस bx। तो ये जो गति होगी ये गति परवलयाकार होगी। कैसी गति होगी? परवलयाकार। और तीसरा जो होगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ऐसा अगर कोई समीकरण देखने को मिलता है तो ये वृत्ताकार गति होगी। अब समझना ये क्या चीज है, अजीब सा लग रहा है, ऐसा तो पहले कभी देखा नहीं। बहुत ही इजी है, जब मैं इसका एक क्वेश्चन करूंगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखो कि y बराबर mx प्लस c की जो अनुपालना करता है वो गति कौन सी है? सरल रेखीय है। और y बराबर ax स्क्वायर और आगे प्लस माइनस bx आता है तो ये गति कौन सी है? ये परवलयाकार। और y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, इसकी कोई अनुपालना करता है तो वृत्ताकार, यानी या तो सरल रेखीय गति या फिर परवलयाकार गति या फिर वृत्ताकार गति, इस तरह से। तो आपको ये समीकरण देकर पूछ सकता है कि ऐसी गति है। जैसे कि एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे तो आसानी से इन चीजों को समझ लेंगे। यदि किसी कण के निर्देशांक x बराबर 2t, y बराबर 20 प्लस 4t है तो कण के पथ का समीकरण और गति की प्रकृति क्या होगी? आइए सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं सोल्व कराता हूँ, अगला आप खुद करना है ना। देखना इस तरह के क्वेश्चन हो तो यहाँ पर क्या दिया है? x बराबर 2t। तो यहां से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? t बराबर क्या हो जाएगा? x अपॉन में 2। ओके, कोई समस्या नहीं। आगे अपन क्या करते हैं? निर्देशांकों में संबंध, यानी x अलग है y अलग है, अपन दोनों को मिला के एक कर देते हैं तो ये निर्देशांकों में संबंध हो जाएगा, ये पथ का समीकरण हो जाएगा। y बराबर क्या दिया है आपको? y बराबर दिया है 20 प्लस 4t, यही दिया है। अभी ऊपर के समीकरण में देखो आपकी t की वैल्यू मिल रही है क्या? t की वैल्यू कितनी है? x बटा 2। ये t की वैल्यू यहां पर धर दो तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर 20 प्लस 4 t की जगह अपन क्या रख देंगे? x बटा हुआ 2, क्योंकि t की वैल्यू कितनी है? x बटा 2। ये 4 2 कितनी बार कटा? 2 बार। तो y बराबर 20 प्लस
y बराबर 20 प्लस 2x, इस तरह से आ गया। या चाहे इसको ऐसे लिख दो y बराबर 2x प्लस 20, क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, तो यहां पर हमने क्या किया, x और y को एक ही समीकरण के अंदर लेके आ गए। तो x और y अगर एक ही समीकरण के अंदर आ गए तो ये चीज क्या है, ये पथ का समीकरण है। अब हमको पथ का समीकरण मिल गया और हमको पता करने की वस्तु की गति कैसी है। तो कैसे, इसकी तुलना करें, y बराबर mx प्लस c। बताओ तुलना हो रही कि नहीं हो रही है। y की जगह y और x की जगह x, m की जगह कितना आ गया 2 और c की जगह कितना आ गया 20। तो इसका मतलब ये किस समीकरण से मैच हो रहा है, ये सरल रेखा वाले समीकरण से मैच हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं वस्तु की गति कैसी है, सरल रेखीय गति है। कैसी गति है, सरल रेखीय। ओके, तो बहुत ही इजी चीज होती है। आपको क्या करना है, आपको x का समीकरण दिया होगा, y का समीकरण दिया होगा, दोनों को मिला लेना है, एक समीकरण बना लेना है। फिर देखना ये समीकरण किससे मैच हो रहा है। अगर ये सरल रेखा वाले से मैच हो रहा है तो सरल रेखीय गति, परवलयाकार वाले से मैच हो रहा है तो परवलयाकार गति, और जो है ये समीकरण अगर आपको वृत्ताकार से मैच हो रहा है तो वृत्ताकार गति। इसकी मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा बाद में, पहले इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। यदि किसी कण के निर्देशांक x बराबर 4t तथा y बराबर 20t माइनस 10t स्क्वायर है, तो बताइए कि वस्तु के पथ का समीकरण क्या होगा और वस्तु के गति की प्रकृति कैसी होगी। आइए सोल्व करते हैं। हाँ जी, तो यहां पर हमको क्या दिया है, x बराबर 4t दिया है, तो t की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/4। ओके, दूसरा समीकरण क्या है, y बराबर 20t माइनस 10t स्क्वायर। तो यहां पर हम करेंगे y बराबर 20, अब t की जगह कितना 20t, चलो एक बार तो पूरे लिख देते हैं, 20t माइनस 10t का स्क्वायर। अब ये जो t की वैल्यू है ना, ये t की वैल्यू यहां पर भी रख देंगे और t की वैल्यू यहां पर भी रख देंगे। तो y बराबर 20 और t की जगह कितना रखेंगे, x बटा हुआ 4 माइनस 10 और ये t की जगह कितना लिखेंगे, x बटा हुआ 4 और इसका क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो देखना ये 4 के पार्ट से घटा एक बार, ये 4 के पार्ट से घटा 5 बार, तो y बराबर 5x माइनस 10। अब ये जो है ना x के ऊपर क्या लगा, स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 4 के भी साथ ये क्या लगेगा, स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, इस तरह से। अब देखना, अब ये कट रहा है 2 के पाड़े से 5 बार और 2 के पाड़े से कट रहा है 8 बार, तो y बराबर 5x माइनस 5x स्क्वायर अपोन में 8, इस तरह से हो गया। अब देखना दोस्तों, यहां पर आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y बराबर माइनस 5x स्क्वायर बटा 8 प्लस 5x। इसको आप तुलना करो ये किस समीकरण के साथ मैच हो रहा है, y बराबर mx प्लस c से मैच हो रहा है क्या, नहीं दोस्तों, ये y बराबर mx प्लस c से मैच नहीं हो रहा है। अगर ये y बराबर mx प्लस c से मैच नहीं हो रहा तो किससे मैच हो रहा है, ये मैच किससे हो रहा है, देखना y बराबर mx स्क्वायर प्लस माइनस bx, क्या इसके साथ ही मैच हो रहा है। यहाँ पर प्लस आ गया और b की जगह कितना आ गया 5 और ये x का स्क्वायर, इधर भी x का स्क्वायर, तो इसका मतलब इसकी गति कैसी है, क्या ये गति सरल रेखीय है, नहीं, इस समीकरण के साथ मैच हो गया। कैसी गति है, परवलयाकार गति। कैसी है, परवलयाकार गति। तो यहां से वस्तु की गति समझ में आती है कि यह परवलयाकार गति है और इसका समीकरण भी हमको मिल गया। अब देखना, पिछली बार जो आपको समीकरण मिला था तो वो किससे मैच हो रहा था, y बराबर mx प्लस c से मैच हो रहा था। अब किससे मैच हो रहा है, y बराबर mx स्क्वायर और प्लस माइनस bx। हाँ, तो आपको पता चल गया ये वाला हो तो कौन सी गति, सरल रेखीय गति, ये वाला हो तो कौन सी, परवलयाकार गति। और यहाँ पर एक और बताया था y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ऐसा हो तो कौन सी गति, वृत्ताकार गति। तो बस आपको सिंपल सा याद रखना है, आप अगर कोई समीकरण बनाते हो गति का तो देखो इधर किसी के घात लग रही है क्या, स्क्वायर लग रहा है क्या, y के साथ भी स्क्वायर नहीं लग रहा है, x के साथ भी स्क्वायर नहीं लग रहा है, यानी दोनों साइड घात एक एक हो तो कौन सी गति बतानी है, सरल रेखीय। और तीनों में सबसे सरल आपको कौन सा समीकरण लग रहा है, पहला वाले, तो ये गति कैसी होगी, सरल रेखीय। यहाँ पर y बराबर mx स्क्वायर और आगे प्लस माइनस bx दिया तो अलग बात है, लेकिन एक के साथ क्या लग गया, स्क्वायर, क्या इधर कोई स्क्वायर लग रहा है, नहीं, तो एक साइड घात आ गई, स्क्वायर आ गया, सिर्फ स्क्वायर की बता रहा हूं मैं ना, एक साइड स्क्वायर आ गया तो कैसी गति है, परवलयाकार। और y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यानी इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, दोनों ही तरफ स्क्वायर दिखा तो कौन सी बतानी है आपको, वृत्ताकार। हालांकि इसके अलावा भी होती है लेकिन अपने सिलेबस में इतना नहीं आता, ये भी मुश्किल से पूछा जाएगा। हालांकि अभी तक तो किसी एग्जाम में इसके ज्यादातर क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, फिर भी आइडिया के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए बता रहा हूँ, इस तरह से होते हैं। ओके, तो सिंपल है, दोनों तरफ घात एक एक हो तो आपको सरल बताना है, दोनों में से किसी एक साइड आपको घात दिख जाए, स्क्वायर दिख जाए तो आपको परवलयाकार बताना है, और दोनों ही साइड आपको स्क्वायर दिख जाए तो आपको वृत्ताकार बताना है, लेकिन शर्त यह कि इससे मैच होना चाहिए।
ओके, इन समीकरणों से मैच हो तभी आप बता सकते हो। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं गति के अगले हिस्से की तरफ, विराम तथा गतिक अवस्था। गति को समझने से पहले हमें विराम और गतिक अवस्था को समझना होगा, यानी कि रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट क्या होता है, विराम क्या होता है, सुनना। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ आसपास के क्षेत्र के सापेक्ष या प्रेक्षक के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु किस अवस्था में, विराम अवस्था में। देखना समझना, जैसे पेन है, समय के साथ इस पेन की स्थिति नहीं बदल रही है, आसपास की वस्तुओं के साथ इस पेन की स्थिति नहीं बदल रही है, और मैं देख रहा हूं, मैं प्रेक्षक हूं, मेरे सापेक्ष भी इसकी स्थिति नहीं बदल रही है, तो मैं कहूंगा ये पेन विराम अवस्था में। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से घुमाता रहूं तो क्या कहूंगा, समय के साथ इसकी स्थिति बदल रही है, पहले यहां था, अभी यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है। या मैं कह दूं कि प्रेक्षक मेरे सापेक्ष भी इसकी स्थिति बदल रही है, आसपास के क्षेत्र के सापेक्ष भी इसकी स्थिति बदल रही है, तो क्या ये पेन जो है ये गतिक अवस्था में। तो अगर आसपास के क्षेत्र के सापेक्ष या समय के सापेक्ष जो वस्तु की स्थिति बदले तो वो गतिक अवस्था में, और स्थिति नहीं बदले तो वो कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में। तो विराम अवस्था कौन सी, गतिक अवस्था कौन सी होती है, किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ आसपास के क्षेत्र के सापेक्ष या प्रेक्षक के सापेक्ष अगर परिवर्तित होती है तो कौन सी बतानी है आपको, गतिक अवस्था बतानी, और परिवर्तित नहीं होती तो कौन सी बतानी है, विराम अवस्था में। एक राज की बात, इंपॉर्टेंट बात, जहां से आपको कभी ना कभी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्या राज की बात है, एक ही वस्तु एक ही समय पर विराम अवस्था तथा गतिक अवस्था दोनों में हो सकती है। यह कैसी बात बोली, विराम भी हो सकती है एक ही टाइम पर और गतिक अवस्था में भी हो सकती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप सोचो, क्या आप सोच सकते हो ऐसा कोई भी एग्जांपल सोचो और कमेंट करो, कैसे एक ही वस्तु एक ही समय पर विराम और गतिक हो सकती है। देखना दोस्तों, ऐसा हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में क्या होगा, सोचे कहां पर है ऐसा, अच्छा हमारे घर में टीवी है, टीवी चलती है, हाँ टीवी चलती है तो गतिक अवस्था में, लेकिन स्थिति तो परिवर्तित ही नहीं हो रही, तो विराम अवस्था। तो टीवी चल रही है, फ्रिज चल रही है, फ्रिज चल रहा है, तो इस तरह से ये विराम और गतिक अवस्था नहीं है दोस्तों। आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुनना, ऐसा क्या मैं जो बता रहा हूं कि कैसे एक ही वस्तु एक ही समय पर विराम अवस्था तथा गतिक अवस्था दोनों में हो सकती है। ऐसा कब होगा, जब प्रेक्षक अलग अलग हो। क्या हो, प्रेक्षक अलग अलग। ये प्रेक्षक पर निर्भर करता है। प्रेक्षक पर कैसे निर्भर करता है, आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। देखना भैया, बहुत ही प्यारा एग्जांपल समझाता हूं। ये मान लो भैया जी, एक कोई भी गाड़ी है, मान लो इस गाड़ी में ये मुन्ना बैठा है, मुन्ना बैठ जा, ये मुन्ना इस गाड़ी के अंदर, मान लिया इसका नाम ए है, ये मुन्ना गाड़ी में बैठा है। ओके, इस गाड़ी में एक मुन्नी भी बैठी है, छोटी बच्ची, ये ए। ओके, मान लिया इसका नाम बी है, दोनों बैठे हैं और इस गाड़ी में पहिए लगे इस तरह से, और ये गाड़ी जो है चल रही है, इधर की तरफ गति कर रही है। ये सड़क से ये गाड़ी इस तरफ चल रही है। ओके, इधर की तरफ ये गाड़ी की गति हो रही है। अब देखना, ए बी दोनों कहां पर है, गाड़ी के अंदर, और गाड़ी इस दिशा में गति कर रहा है। यहां पर एक और एक बालक है, ये अबोध बालक है, यहां पर इस तरह से खड़ा हुआ है। इन दोनों ने इस बालक को गाड़ी में नहीं बैठाया, और ये यहां पर कहां पर, विराम अवस्था में। किस अवस्था में, विराम अवस्था में। इस बालक को नाम दे दिया हमने सी। तो देखना, सी विराम अवस्था में, और इनको टिकटिकी बांध के देख रहा है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। ये दोनों खुश है, गाड़ी में जा रहे हैं, और ये इनको देख रहा है, ये इस विराम अवस्था में। अब आप देखना, जब ये ए इस बी को देखता है, तो ए अगर बी को देख रहा है तो बी इसको विराम नजर आएगा। क्यों विराम नजर आएगा, क्योंकि दोनों एक ही गाड़ी के अंदर है, तो बी इसको चलता हुआ तभी नजर आएगा, बी तो विराम ही नजर आएगा। तो ए के सापेक्ष अगर बी की बात करें तो ए के सापेक्ष बी की स्थिति कैसी है, विराम है। कैसी है, विराम है। बी के सापेक्ष ए की बात करें तो बी के सापेक्ष ए कैसा है, विराम है। यानी अगर बी ए को देखेगा तो इसको विराम नजर आएगा, और ए बी को देखेगा तो भी इसको विराम नजर आएगा, हालांकि दोनों गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी चल रही है। अब ये सी के सापेक्ष, ये सी जब ए को देखेगा, सी के सापेक्ष ए, बताओ किस अवस्था में, विराम की गतिक, ये गतिक अवस्था में। किस अवस्था में, गतिक अवस्था में। ये सी के सापेक्ष अगर अपन बी की बात करें तो ये भी किस अवस्था में है, गतिक अवस्था में। यानी जब ये सी इस ए को देखेगा तो इसको गति करता हुआ नजर आएगा, जब ये सी इस बी को देखेगा तो इसको गति करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब ये ए बी को देखेगा तो इसको ये विराम नजर आएगा, और बी ए को देखेगा तो ये इसको विराम नजर आएगा।
तो देखने का मतलब क्या है, यहाँ पर ए की बात करें, चलो इस ए से समझ लेते हैं, ए की बात करें तो ए को बी जब देख रहा है, जब ए को बी देख रहा है तब तो ए विराम अवस्था में, और इसी ए को अगर सी देख रहा है तो किस अवस्था में, गतिक अवस्था में। यानी वो वस्तु तो वही है, इसको अगर बी देख रहा है तो इसको विराम नजर आ रहा है, और इसको अगर सी देख रहा है तो ये गति करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे अपन क्या समझ सकते हैं कि एक ही वस्तु एक ही समय पर विराम तथा गति के दोनों अवस्थाओं में हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या है, जब प्रेक्षक अलग अलग हो। ये किस पर निर्भर करता है, प्रेक्षक पर। प्रेक्षक का मतलब देखने वाला, पहले कौन देख रहा है ये, अब कौन देख रहा है ये। तो जब प्रेक्षक अलग हो तब ऐसा संभव है। तो बहुत ही प्यारी बात हमारे सामने आई कि एक ही वस्तु एक ही समय पर विराम तथा गति के दोनों अवस्थाओं में हो सकती है, लेकिन केवल तभी ऐसा संभव है जब प्रेक्षक भिन्न भिन्न हो। समान प्रेक्षक होने पर ऐसा संभव नहीं है। उदाहरण के लिए आपको मैं और इजी वे में समझाता हूँ, समझना। आप जब बस में होते हो, बस में आप सफर करते हो, तो बस के अंदर जब आप बैठे होते हो तो आपकी अगली सीट पर, पिछली सीट पर, पास में जो भी बैठे हुए हैं वो आपको विराम अवस्था में नजर आएंगे, वो गति करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो आपके साथ ही बैठे हुए विराम अवस्था में। और अगर बस चल रही है और बाहर से कोई बस के अंदर देख रहा है तो ये सारे उनको गति करते हुए नजर आएंगे। तो बाहर से देखने वाले के लिए तो ये गतिशील है, और जो बस के अंदर बैठे हैं उनके लिए आपस में सब विराम अवस्था में, और बाहर की चीजें गतिशील है। ओके, आ गया कंसेप्ट समझ में? तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, एक ही वस्तु एक ही समय पर विराम तथा गति की दोनों अवस्था में हो सकते हैं, लेकिन कैसा कब संभव है, जब क्या हो, प्रेक्षक भिन्न भिन्न हो। नेक्स्ट बात करते हैं दूरी की। दूरी क्या होती है, डिस्टेंस। वस्तु द्वारा तय पथ की कुल लंबाई जो होती है ये दूरी कहलाती है। वस्तु द्वारा तय पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ओके, हाँ, दो बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान संभव है। पहले तो मैं आपको दूरी बताता हूँ। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट तक जाना है, तो आप इस रास्ते से आए तो ये आपकी दूरी होगी, मान लो 5 किलोमीटर। तो दूरी कितनी तय कर दी, 5 किलोमीटर। आप यूं होकर के आए तो यहाँ से यहाँ तक आपको 5 किलोमीटर चलना पड़ा, तो दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक आपको 7 किलोमीटर चलना पड़ा, तो दूरी कितने तय कर दी, 7 किलोमीटर। फिर आप यहाँ से इधर होकर आए 9 किलोमीटर। तो इस तरह से दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी के अनंत मान संभव है। और दूरी क्या चीज होती है, जो रास्ता आप चल करके आए, जो रास्ता आप चल करके आए, जो रास्ता आप चल करके आए, उस पथ की जो लंबाई होती है, उस पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। यानी तय किए गए पथ की लंबाई तो दूरी कहलाती है, और किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान संभव। जैसे 3 मान तो मैंने बना दिए, ऐसे मैं बनाता जाऊं तो कितने बना सकता हूं, अनंत। यानी किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी के कितने मान संभव होते हैं, अनंत मान संभव होते हैं। ओके, आगे ध्यान रखना, दूरी अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश का क्या मतलब है, देखो अदिश सदिश अपन आगे समझेंगे, अलग ही चैप्टर पढ़ेंगे इनके बारे में, वहां पर इनकी पूरी जानकारी लेंगे। हाल फिलहाल मोटे तौर पर आप ध्यान रखो कि जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है सदिश, और जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती वो होती है अदिश। तो दूरी को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आगे अपन विस्थापन पढ़ेंगे तो विस्थापन सदिश है, क्योंकि विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, लेकिन दूरी के लिए, दूरी को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि। याद रखना है आपको। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, मतलब दूरी का मान ऋणात्मक संभव नहीं है। देखो दूरी कम से कम कितनी हो सकती है, कम से कम हो सकती है दूरी 0। जैसे मैं यहाँ पर अगर हूँ इस वक्त, थोड़ी देर बाद भी अगर यहीं पर हूँ तो मैं चला ही नहीं तो मैंने कितनी दूरी तय की, 0। तो 0 दूरी तय की, तो अब 0 से कम कुछ दूरी तय कर सकता हूँ क्या मैं, नहीं। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कम से कम कितनी हो सकती है, 0। तो मान लो जैसे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर ही कोई वस्तु है, अब वो हिल ही नहीं रही है, तो इसका मतलब इसने 0 दूरी तय की, लेकिन इससे कम नहीं कर सकती, और है ना। देखना, दूरी कभी भी समय के साथ घटती नहीं है, दूरी समय के साथ घटती नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरे, दूरी का मान जो होता है ये ऋणात्मक संभव नहीं होता, कम से कम 0 हो सकती है, आगे धनात्मक चलती रहती है, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 0 किलोमीटर, इससे कम नहीं हो सकती। आपको अगर ये चीजें समझ में आ रही हो तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये तो है जैसे दूरी, और ये है समय। हर बार मैं इस अक्ष पर ले रहा हूं, ये समय और ये है दूरी। ये आपको मैंने 4 ग्राफ दिए, तो आप अगर दूरी की जो जानकारी ऊपर आपको दिखाई दे रही है, इस जानकारी को पढ़ करके इन चारों ग्राफ में कौन सा ग्राफ बता सकते हो जो सही है, मतलब इनमें 4 में से 3 ग्राफ सही है और एक गलत है, तो आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखना दोस्तों, पहली बार में भारी पड़ेगा थोड़ा, मैं समझाता हूँ। पहली बात मैंने बोली, दूरी कभी भी ऋणात्मक संभव नहीं है, और मैंने आपको ग्राफ में जो 2 चीजें दर्शाई ना, एक्स तो मैं दूरी को बोल रहा हूँ और टी में समय को बोल रहा हूँ, तो दूरी के साथ समय का मैंने ग्राफ खींचा है। इस ग्राफ के अंदर आप पहले ग्राफ में देखो तो यहाँ पर देखो, आपको ये तो पता होता है कि ये 0 होता है, और इसके नीचे जो होता है इधर नेगेटिव चलता है और इधर पॉजिटिव चलता है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये ऋणात्मक चल रहा है, दूरी का मान कैसा चल रहा है यहाँ पर, ऋणात्मक, क्योंकि 0 से नीचे दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर दूरी ले रखी है, तो ऋणात्मक।
तो ये दूरी का ऋणात्मक मान हो गया। क्या दूरी कभी ऋणात्मक संभव है? नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है? गलत। दूरी का कभी ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता। दूसरा ग्राफ मैंने खींचा तो यहाँ पर देखना, मैंने दूसरी पॉइंट क्या बोला, दूरी समय के साथ घटती नहीं है। तो समय तो इधर की तरफ बढ़ रहा है और दूरी पहले तो बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है? घट रही है। ग्राफ नीचे आ रहा है, तो दूरी कभी भी समय के साथ घटती नहीं है। दूसरा पॉइंट ये, तो इसका मतलब ये ग्राफ भी क्या हो गया? गलत। तीसरा ग्राफ, क्या तीसरा ग्राफ दूरी के लिए सही है? देखो इसको भी पता कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी समय पर बात करें इस जगह पर, मान लो ये 5 सेकंड है, एग्जाम्पल के लिए मान लिया 5 सेकंड। तो 5 सेकंड पर अपन वस्तु की बात करें तो वस्तु एक तो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है और दूसरी यहाँ पर आ रही है। यानी एक ही टाइम पर वस्तु दो जगहों पर आ रही है। क्या एक टाइम पर एक ही वस्तु दो जगहों पर हो सकती है क्या? नहीं। तो क्या एक ही समय पर एक ही वस्तु के लिए दो दूरियां संभव है क्या? नहीं। इसका मतलब तीसरा ग्राफ भी क्या है? गलत है। दूरी का ये वाला ग्राफ सही है, पहले वस्तु चल रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इसकी दूरी भी बढ़ रही है, तो ये वाला ग्राफ सही है ना। तो देखना दोस्तों, ये दूरी के बारे में कुछ जानकारियां थी। आगे अपन बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के मध्य की जो न्यूनतम या सीधी दूरी होती है विस्थापन कहलाती है। जब हम दूरी विस्थापन को साथ साथ पढ़ते हैं तो इनको समझना आसान होता है। देखना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस तरह से आता हूँ तो मेरे को मान लो 7 किलोमीटर चलना पड़ता है। इधर से आता हूँ तो मेरे को मान लो जो है इसमें 9 किलोमीटर चलना पड़ता है। और जब मैं इस सीधे रास्ते से आता हूँ तब मेरे को केवल और केवल 5 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो अगर आपको पूछे इसमें दूरी कौन सी, विस्थापन कौन सा है, तो जो ये तो हो गया हमारा प्रारंभिक बिंदु और ये हो गया अंतिम बिंदु। अंतिम और प्रारंभिक के मध्य की जो सीधी दूरी है, ये सीधी दूरी तो क्या होगी? विस्थापन। यानी ये 5 किलोमीटर वाली ये तो क्या होगी? विस्थापन। और इसके अलावा ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, तीनों ही दूरी है। ओके, तो दूरी के तो बहुत से मान संभव हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन क्या होता है? अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के मध्य की जो सीधी या न्यूनतम दूरी होती है वही चीज क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ओके, देखना, विस्थापन पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, जबकि दूरी पथ पर निर्भर करती है। आप जिस रास्ते से चल के आओगे दूरी का मान अलग अलग होगा, लेकिन कितने चल के आ जाओ विस्थापन तो वो न्यूनतम सीधी दूरी ही रहेगी। ओके, दिए गए अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के मध्य विस्थापन का केवल एक ही मान संभव है। देखना, ये जो लाइन है किताबों में लिखी रहती है और सही भी है लाइन, इसमें थोड़ा सा अपन करेक्शन कर सकते हैं। देखो, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु दे दिया तो विस्थापन का केवल और केवल एक ही मान संभव, बिल्कुल सही है। लेकिन कोई आपसे घुमा करके क्वेश्चन पूछ ले कि भैया जी दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन के दो बिंदुओं के मध्य दूरी के कितने मान संभव है, तो आप बोलोगे दो बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान संभव है। फिर आपसे पूछ ले दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन के कितने मान संभव है, तो उस समय आपके दिमाग में ये आएगा कि दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का केवल एक ही मान संभव है, तो ये गलत हो गया। कैसे गलत हुआ? सुनना, दो बिंदु जैसे ये मान लो हो गया बिंदु ए, ये हो गया बी, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है और ये हमारा अंतिम बिंदु है। ओके, जब मैं इनको प्रारंभिक और अंतिम बोलता हूं तो ये इनकी सीधी दूरी क्या हो जाएगी? विस्थापन। ओके, तो दो बिंदुओं के मध्य नहीं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी तो क्या है? विस्थापन। लेकिन क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं पूछा कि प्रारंभिक अंतिम बिंदु के मध्य, मैंने पूछा दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन के कितने मान संभव है। तो इसको कैसे समझेंगे? देखना, ये दो बिंदु बोल दिए, इन दो पूछा जाएगा ए और बी दो बिंदु है, इनके मध्य विस्थापन के कितने मान संभव है, तो इनके मध्य विस्थापन के दो मान संभव है। क्यों? मान लो ए को हम प्रारंभिक माने और बी को अंतिम माने, तो इस समय क्या होगा? ये विस्थापन सदिश हो गया। ओके, ए बी सदिश मान लो इसको। ओके, अब मान लो ये बात ना करें, इसको हम प्रारंभिक बिंदु माने और इसको अंतिम माने, तो इस समय ये विस्थापन हो जाएगा। ओके, जैसे मान लो अगर इसको एस सदिश मानते हो तो ये माइनस एस सदिश हो जाएगा। तो दो बिंदुओं के मध्य बात करें तो विस्थापन के दो मान संभव है, क्योंकि अपन किसी को भी प्रारंभिक और किसी को भी अंतिम मान लेते हैं, लेकिन प्रारंभिक और अंतिम पहले से ही बोल दे, उस समय पूछे विस्थापन के कितने मान संभव है, उस समय विस्थापन का केवल और केवल एक ही मान संभव जब प्रारंभिक और अंतिम बोले, और जब प्रारंभिक और अंतिम न बोले उस समय दो मान संभव विस्थापन के। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि। जबकि दूरी कैसी राशि थी? अदिश राशि। ध्यान रखना, दूरी के तो बहुत से मान संभव थे, विस्थापन की एक ही मान संभव है, तो विस्थापन सदिश राशि है। और इसकी दिशा किधर है कि अंतिम से प्रारंभिक अंतिम से प्रारंभिक से अंतिम की ओर इसकी दिशा होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक क्वेश्चन की। चित्रानुसार एक पहिया बिना फिसले लुढ़क रहा है, प्रारंभ में बिंदु ए पर है और बिंदु ए के संपर्क में आधा चक्कर पूर्ण करने के बाद पश्चात बिंदु ए पर विस्थापन ज्ञात करना है। देखना कैसे करना है, पहले को चित्र देखो, इस चित्र से समझते हैं। ऐसा सा चित्र दे रखा है कि एक पहिया है, पहिए का जो लोएस्ट पॉइंट है ये जमीन के संपर्क में है, ये इसको बिंदु ए बोल दिया। जब ये पहिया घूमता है और आधा चक्कर पूरा करता है, कितना चक्कर? आधा चक्कर। आधा चक्कर घूम के बिंदु ए कहाँ पर पहुंच जाता है? टॉप पर पहुंच जाता है। तो इस समय बिंदु ए का विस्थापन कितना हुआ ये हमको बताना है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में दूरी नहीं पूछी, विस्थापन पूछा है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करें। कैसे करेंगे? ओके, देखना कैसे करेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देने लायक बात है।
देखना ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, तो विस्थापन क्या होता है? तो जिसको विस्थापन का कंसेप्ट ध्यान में, वो इसको आसानी से सोल्व कर लेगा। देखो विस्थापन क्या चीज होती है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी क्या होती है? विस्थापन। और हमारे पास प्रारंभिक बिंदु भी है, अंतिम बिंदु भी है, तो इनके मध्य की सीधी दूरी, तो ये भैया जी इनके मध्य की सीधी दूरी, यही चीज क्या होगी? विस्थापन होगी, एस सदिश। अब हमको ये एस सदिश ज्ञात करना है कितना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये इसकी त्रिज्या दे रखी है, पहिए की त्रिज्या कितनी दे रखी है? आर। आपने अगर छोटी क्लास में पढ़ा हो त्रिज्या आर है, तो व्यास कितना होगा? त्रिज्या का दुगना, तो 2r हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये व्यास हुआ कि नहीं हुआ? कितना हो जाएगा? ये 2r हो जाएगा, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी थी? r। ओके, अब आप देखो जो पहिया होता है, ये पहिया एक वृत्त की तरह है, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। कितनी होती है? 2πr। ये है 2πr। अब परिधि को जस्ट आधा कर दो तो कितनी हो जाएगी? πr। अब पहिया आधा चक्कर चला, मतलब आधी परिधि तक चला। बोल रखा है ना इसने, पहिया कितना? एक पहिया बिना फिसले लुढ़क रहा प्रारंभ में, और ये बाद में पूर्ण करने के बाद बिंदु ए के पश्चात बिंदु ए जो टॉप पर पहुंच गया। तो जब बिंदु ए नीचे से ऊपर पहुंचा, तो इसका मतलब पहिया तो आधा चक्कर ही घुमा। तो आधा चक्कर घुमा तो कितना घुमा? πr घुमा। यानी कि कितना हो गया? यहां से यहां तक की दूरी जो होगी ना, ये πr होगी। अब बहुत सौ कोई समझ में नहीं आएगा πr कैसे होगी, तो सिंपल कंसेप्ट समझना। जैसे मान लो जो बिंदु है ना यहाँ पर, इस जगह आप छोटा सा धागे का एक पॉइंट रखो और इसको घुमा करके पूरा पॉइंट कहाँ पर लाओ? वापस इसके ए के ऊपर लेके आ जाओ। तो आप पहिए के ऊपर जब पूरा धागा ऐसे लेके आओगे, तो ये पूरे धागे की लंबाई कितनी होगी? ये पूरे धागे की लंबाई 2πr होगी, क्योंकि यही परिधि है। अब क्या करो, आप इस धागे को बिल्कुल आधा काट दो, आधा काट दो, तब आधे धागे की लंबाई कितनी? πr। अब क्या करना, आप इस जगह पर, यहाँ पर इस पहिए धागे का एक हिस्सा रखो और दूसरा हिस्सा आप पहुंचाओगे तो यहाँ तक पहुंचेगा। तो इस कंसेप्ट से आप समझ सकते हो कि जब पहिया आधा चक्कर घूम रहा है तो कितना चलता है? ये πr चलता है। ओके, अब आपको देखना ये 90 डिग्री आपको पता ही है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। हमको एस सदिश ज्ञात करना है, तो आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो एस सदिश जो है कितना हो जाएगा? πr इसका स्क्वायर प्लस 2r इसका स्क्वायर। तो देखना πr स्क्वायर ब्रैकेट इससे बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, ये हो जाएगा r, और अंदर क्या बचेगा? पाई स्क्वायर प्लस यहाँ से भी r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा? 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितना विस्थापन तय किया इसने? r अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। एक व्यक्ति r त्रिज्या की वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, जो 40 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण करता है, तो 1 मिनट 40 सेकंड के पश्चात व्यक्ति द्वारा तय विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखना एक सिंपल क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार जो पथ है, मतलब राउंडेड पथ है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है कैपिटल R, इस पर एक व्यक्ति चक्कर काट रहा है, और एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है इसको? 40 सेकंड। तो 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो बताओ 1 मिनट 40 सेकंड में कितने चक्कर पूरा करेगा? तो सुनना दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक बात ध्यान रखना, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी क्या होती है? विस्थापन। तो विस्थापन अगर कोई घूम फिर के वापस उसी जगह पे आके बैठ जाए, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तो एक ही हो गया, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0। इस क्वेश्चन को अपन करते हैं, देखना समझना। यहाँ पर आपको दिया है वृत्त r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड। तो 1 मिनट 40 सेकंड में कितना पूरा करेगा? 1 मिनट 40 सेकंड। आप बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ये तो रहे 60 सेकंड। 1 मिनट के सेकंड कितने हो गए? 60 सेकंड। प्लस आगे वाले कौन से? 40 सेकंड। तो 60 प्लस 40 सेकंड, टोटल कितने हो गए? 60 और 40 100 सेकंड हो गए। तो आदमी कितने टाइम में विस्थापन पूछ रहा है? इसका 100 सेकंड में विस्थापन पूछ रहा है। ओके, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकंड। यानी इस 100 सेकंड को अपन कैसे बांट सकते हैं कि 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेगा, ठीक है। फिर दूसरा चक्कर कितने टाइम में पूरा कर लेगा? 40 सेकंड में। 40 और 40 कितने हो गए? 80। फिर कितना बचा? 20। तो आगे 20 सेकंड और ये चलेगा। ओके, तो ये आदमी क्या करता है? वृत्ताकार पथ पर चलता है और एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। मान लो ये आदमी यहाँ पर है, तो 40 सेकंड में चल फिर के वापस से यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि वृत्त सीधा नहीं बना, पर आप समझ जाना, 40 सेकंड में चल फिर के वापस यहाँ पे पहुंच गया। ओके, यहाँ से चला वापस से यहाँ पे पहुंच गया, एक चक्कर पूरा हुआ। फिर 40 सेकंड में चल करके वापस कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर, एक चक्कर पूरा हुआ। अब 20 सेकंड है, तो बोलो 20 सेकंड में क्या वापस यहीं तक पहुंच जाएगा? नहीं, 20 सेकंड में ये यहाँ तक पहुंचा, इतना पूरा किया इसने। इसकी त्रिज्या हमको कितनी बोल दी थी? r। जिस वृत्ताकार पथ पर जा रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है? r। इसकी त्रिज्या कितनी है? r। ओके, अब देखना यहाँ पर आप विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कितना है? यहाँ पर वापिस से उसी पॉइंट पर पहुंच गया, तो विस्थापन कितना हो गया? 0। वापिस उसी पॉइंट पर पहुंच गया, विस्थापन कितना हो गया? 0। और अब वापिस उसी पॉइंट पर नहीं है, बल्कि यहाँ पर था और अब कहाँ पर पहुंच गया? यहाँ पर। तो विस्थापन कितना है? तो आप देखो ये तो r है और ये पूरी दूरी कितनी होती है? 2r। तो कितना विस्थापन हो गया? दोनों बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी कितनी है? 2r। तो कितना विस्थापन तय किया? 2r। यही हमारा आंसर है।
हालांकि इस क्वेश्चन में दूरी नहीं पूछी है, अगर दूरी पूछ लेता तो कितना बताते। ये आदमी एक चक्कर पूरा काटा तो कितना चल गया 2πr, एक चक्कर पूरा काटा तो कितना चल गया 2πr, और आधा चक्कर काटा तो कितना चल गया πr। तो यहाँ पर अगर कुल दूरी पूछ लेता तो कुल दूरी हम कितने बताते 2πr प्लस 2πr प्लस πr, यानी कि 5πr कुल दूरी बताते। दोस्तों ये तो थे विस्थापन के क्वेश्चन, दूरी के क्वेश्चन। आगे अपन और भी बातें करेंगे अगली क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।